हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं सीपीसी का ऑर्डर 32 जो बात करता है यदि अवयस्क कोई वादी है या फिर अवयस्क प्रतिवादी है तो उसके खिलाफ यदि मामला चल रहा है या फिर उसने अवयस्क के द्वारा मामला संसित किया जा रहा है, इंस्टीट्यूट किया जा रहा है, तो उसके बारे में क्या प्रोविज़न है। 30 जो ऑर्डर 32 है, आदेश 32, इसको पूरा डिटेल में देखने वाले हैं विद डायग्राम फॉर्म में, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो अब बात करते हैं अवयस्क और माइनर के ऊपर। ठीक है, जो अवयस्क होते हैं यानी 18 वर्ष से कम उम्र के हैं या फिर विकृत व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो पागल हैं, पागल टाइप के हैं, जो कम पागल हो जाते हैं, तो क्या मामला संसित कर नहीं सकते। तो वहाँ पे इसके बारे में बताया गया कि यदि माइनर पर्सन है उसके खिलाफ मामला संसित करना है या फिर माइनर के द्वारा मामला संसित करना है, तो वहाँ पे क्या प्रोसीजर होगा, क्या प्रक्रिया होगी, ये बताया गया आदेश 32 में। अब इससे पहले आपको क्या देखो ना, एक सेक्शन है सेक्शन 6 जो लिमिटेशन एक्ट की बताता है। लिमिटेशन एक्ट की धारा 6 क्या बताता है, विधिक निर्योग्यता के बारे में यानी लीगल डिसेबिलिटी के बारे में, जो कहता है कि जहाँ की कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वाद संसित करने का या किसी डिक्री के निष्पादन करने के लिए आवेदन करने का हक हो, यानी वह व्यक्ति इंटाइटल है किस चीज़ के लिए, कोई बात संसित करने यानी कोई डिस्प्यूट होगा या फिर कोई ऐसा मामला कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ होगा जिसके वजह से वो मामला संसित करने के लिए हक, उसके पास हक है, इंटाइटल है, उसके पास अधिकार है, या फिर कोई डिक्री हुई है, डिक्री का निष्पादन करने के लिए भी आवेदन करने का उसको राइट है। लेकिन क्या होता है कि जब मामला संसित करना हो उस टाइम विहित काल की गणना की जानी है, यानी कि हर मामले का एक लिमिटेशन पीरियड होता है कि उस लिमिटेशन के अंतर्गत आपको मामला संसित करना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वह व्यक्ति अप्राप्य है या पागल है या जड़ है, ये तीन चीज़ें बताई गई हैं। अप्राप्य यानी माइनर यानी 18 वर्ष से कम आयु का, पागल या जड़ है यानी कि इडियट पर्सन है, जड़ बुद्धि है। तो वहाँ पर क्या होगा, उसके नियोग्यता के बारे में, अगर नियोग्यता का अंत हो जाता है उसके पश्चात ही वो मामले को संसित कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल समझते हैं, मान लीजिए एक 15 वर्ष का बालक है, ठीक है, 15 साल का है, अब वो माइनर है, अब वो मामला संसित करने के उसके पास अधिकार भी है, लेकिन यहाँ पे जो मामला संसित किया जाना है उसकी लिमिटेशन कितनी है, 3 साल है। अब यहाँ पे अगर ये 18 साल का होता है तो 18 साल के बाद यहाँ पे मामला संसित करेगा तब तो उसकी लिमिटेशन ही खत्म हो जाएगी, 15 दिन 18, 3 साल की लिमिटेशन ही है। तो लेकिन यहाँ पे कहता है लीगल डिसेबिलिटी के बारे में, पॉइंट ये है कि जैसे ये 18 साल का होता है, 18 साल होने के बाद इसकी लिमिटेशन पीरियड गिनी जाएगी। जैसे ही 18 साल का होता है उस 18 साल से क्या होगा, 3 साल की लिमिटेशन पीरियड यहाँ पे बनेगी। यहाँ पे जो 15 से 18 हुआ है उस बीच की जो लिमिटेशन है वो क्या हो जाएगी, उसको समाप्त कर दी जाएगी। यानी कि अब यहाँ से गिना जाएगा, कहाँ से गिना जाएगा, जब 18 साल का हो जाएगा वहाँ पर, यानी जब इसकी लीगल डिसेबिलिटी समाप्त हो जाएगी, विधिक नियोक्ता समाप्त हो जाती है, तो यहाँ पर मामला संसित करने के लिए यहाँ पे लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा उसका। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पे 15 साल का है या फिर कोई डिसेबिलिटी है तो उसके बिहाफ पे कोई मामला संसित कर सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, 3 चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। आपको जो आदेश 32 है, ठीक है, ऑर्डर 32, उसमें 3 चीज़ें जो मेन मेजर है वो क्या कहलाती है। पहला है वाद मित्र यानी नेक्स्ट फ्रेंड, इसको इंग्लिश में बोला जाता है। दूसरा है वादार संरक्षक यानी गार्जियन फॉर द सूट या गार्जियन एट लेटियम, ठीक है ना, इलीगल मैगजिम। और तीसरा है अवयस्क यानी माइनर। माइनर तो आप समझ गए होंगे कि 18 वर्ष से कम आयु का है। अब वाद मित्र कौन होता है, देखिए यहाँ पे 2 पार्टीज होती हैं। पहला कौन होता है, वादी होता है, और दूसरा होता है प्रतिवादी, ठीक है। अगर वादी के द्वारा मामला संसित किया जा रहा है और यहाँ पे जो माइनर है, ठीक है, माइनर है, अगर 15 साल का है मान लीजिए, और उसके बिहाफ पे अगर कोई मामला संसित करता है तो क्या कहलाता है, वाद मित्र यानी नेक्स्ट फ्रेंड कहलाता है। ये कौन अपॉइंट करेगा, ये जो माइनर है उसके बिहाफ पे अपॉइंट होते हैं, यानी माइनर की ओर से जो अवयस्क है उसके ओर से मामला संसित करता है नेक्स्ट फ्रेंड। अब दूसरा आता है वादार संरक्षक, इसे न्यायालय नियुक्त करता है। अगर प्रतिवादी जो है, मान लीजिए प्रतिवादी अवयस्क है, माइनर है, 18 वर्ष से कम आयु का है, या फिर पागल है, जड़ बुद्धि है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, न्यायालय द्वारा एक वादार संरक्षक नियुक्त किया जाता है जो प्रतिवादी की ओर से मामले को लड़ता है। ये कहलाता है वाद मित्र, वादार्थ संरक्षक और अवयस्क। तीनों आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं यहाँ पर जो सीपीसी में ऑर्डर 32 है तो उसके बारे में।
अब क्या होगा, दो ही कंडीशन होगी, या तो अवयस्क के द्वारा वाद संचित किया जा रहा होगा, या फिर वाद ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध संचित किया जा रहा होगा, इंस्टीट्यूट किया जा रहा होगा जो अवयस्क है। दो में से कोई एक अवयस्क हो सकता है मान लीजिए। तो यहाँ पे जो नियम 1 है, नियम क्या कहते हैं, वाद मित्र के बारे में कहता है कि वाद मित्र कौन होता है, अवयस्क द्वारा हर वाद उसके नाम से वाद मित्र द्वारा लाया जाएगा। यानी अगर अवयस्क कोई व्यक्ति है और वह मामला संचित करने का उसके पास अधिकार है, तो उसके बिहाफ पे कोई अन्य व्यक्ति भी ला सकता है जो यहाँ पे लीगल हो, यानी कि उसका गार्जियन टाइप का हो, या फिर कोई अन्य व्यक्ति जिसको वह अपॉइंट करना चाहे, जो भी उसका प्रतिकूल हित ना हो जिसकी। ठीक है, तो ये अवयस्क के द्वारा अगर हर वाद उसके वाद मित्र के द्वारा लाया जाता है, ये कहलाता है वाद मित्र। अब इसे नियम 3 में वादार्थ संरक्षक की बात करता है। तो यहाँ पे यदि प्रतिवादी अवयस्क है ना, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, न्यायालय के द्वारा वादार्थ संरक्षक यानी कि गार्जियन एट लिटियम इसको नियुक्त किया जाता है। ये तो बात हो गई नियम 1 और नियम 3, वाद मित्र कौन होता है, वादार्थ संरक्षक कौन होता है। अब एक नियम 4 आता है। नियम 4 में यह बताया गया है कि जो वाद मित्र है यानी नेक्स्ट फ्रेंड है, वो किसको अपॉइंट किया जाता है, जिसका हित अवयस्कवादी के हित के प्रतिकूल ना हो। यानी कि ऐसा हित ना हो उस व्यक्ति वाद मित्र का कि यहाँ पे जो अवयस्क है उसके हितों में प्रतिकूल प्रभाव पड़े। ठीक है, उसके हित से अवयस्क की जो हित है उसके हित के प्रतिकूल इसका हित ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए वाद मित्र का। सेम कंडीशन यहाँ भी है। वादार्थ संरक्षक यहाँ पे भी नियम 4 में बताया गया है कि न्यायालय द्वारा उसकी लिखित सहमति से नियुक्त किया जाएगा। यानी कि जो वादार्थ संरक्षक किसको नियुक्त किया जाता है, यहाँ पे न्यायालय के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो सक्षम हो, जो ठीक हो, जो अवयस्क के द्वारा अवयस्क के विरुद्ध जो वाद लाया गया है उसको प्रॉपर तरीके से लड़ सके। लेकिन यहाँ पे अगर किसी को वादार्थ संरक्षण नियुक्त किया जा रहा है ना, तो उसकी लिखित सहमति चाहिए होगी। लिखित सहमति के बिना नियुक्त नहीं किया जाएगा। इसलिए न्यायालय क्या करेगा, वादार्थ संरक्षक उसकी लिखित सहमति लेगा, उसके बाद यहाँ पे उसको नियुक्त करेगा। लेकिन यहाँ पे ये भी देखा जाएगा कि प्रतिवादी का जो हित है वो अवयस्क प्रतिवादी के प्रतिकूल ना हो, यानी उसके हित के अगेंस्ट कोई हित उसका ना हो कि उसको केस हरवा दे या फिर गलत कर्तव्य करके उसको केस जीतने ना दे। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, अब यहाँ पे एक नियम 10 है। ठीक है, ये वादी के लिए है और ये प्रतिवादी के लिए। ये जो इधर की लाइनें हैं ये किसके लिए है, प्रतिवादी के लिए, और इधर की एक वादी के लिए। तो यहाँ पे नियम 10 क्या कहता है, यदि वाद मित्र की निवृत्ति, हटाए जाने या मृत्यु हो गई हो तो उस सभी कार्रवाई रोक दी जाएगी। अब नियम 10 कहने का मतलब क्या है कि यदि मान लीजिए जो वाद मित्र है, जो नेक्स्ट फ्रेंड है, उसकी निवृत्ति हो गई, निवृत्ति का मतलब उसका रिटायरमेंट हो गया, या फिर उसको हटा दिया गया न्यायालय के द्वारा, या फिर उसकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, तो यहाँ पे जो कार्रवाई चल रही थी, जहाँ तक चली हुई है कार्रवाई, जहाँ तक अभी हुई है, वहीं पर उसको क्या कर दिया जाएगा, स्टे कर दिया जाएगा, यहीं कार्रवाई को रोक दिया जाएगा जब तक कि नए वाद मित्र की नियुक्ति नहीं हो जाती। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है जो नियम 3 के सब रूल 5 में बताया गया है। ठीक है, रूल 3 सब रूल 5 में यदि वादार्थ संरक्षक की नियुक्ति का पर्यवसान, यानी कि जो नियुक्ति हुई थी उसका समापन हो जाता है या निवृत्ति हो जाती है, रिटायरमेंट हो जाता है, उसका हटाया दिया जाता है न्यायालय के द्वारा, या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो भी यहाँ पे उसकी कार्यवाही रोक दी जाएगी जब तक कि अगला वादार्थ संरक्षक नियुक्त ना कर दिया जाए। ये पूरा हो गया आपका वादी और प्रतिवादी की ओर से, जो अवयस्क वादी और प्रतिवादी हैं उनकी ओर से वाद मित्र और दूसरा वादार्थ संरक्षक, इन सभी को नियुक्त किया गया है। और कैसे हटाए, अगर हट गए हैं या फिर मृत्यु हो गई है तो क्या कंडीशन होगी उस सूट की, तो उसको रोक दिया जाएगा, स्टे कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं नियम 2 की। नियम 2 क्या कहता है, जहां वाद मित्र के बिना वाद संचित किया जाता है, यानी कि अवयस्क ने वाद को संचित कर दिया, भाई प्लीडर के माध्यम से उसने संचित कर दिया, लेकिन वहाँ पे वाद मित्र को वहाँ पे नियुक्त नहीं किया, तो उसका क्या होगा उस केस का। तो यहाँ पर प्रतिवादी के आवेदन पर, अगर प्रतिवादी आवेदन करता है तो जो वाद पत्र फाइल है, ठीक है, फाइल से निकाल दिया, जो वाद पत्र उसने पेश किया है उस फाइल से निकाल दिया जाएगा, और जो भी खर्च लगा होगा उस प्लीडर से वसूल किया जाएगा जिसने उसको यहाँ पे संचित किया है। आ गई समझ बात। अब दूसरा आता है नियम 2 का।
इसमें क्या बताया गया कि वाद मित्र प्रतिभूति का तब दिया जाना जब इस प्रकार आदिष्ट किया जाए, यानी कि वाद के किसी प्रक्रम में वाद मित्र से न्यायालय स्वप्रेरणा से या प्रतिवादी के आवेदन पर, यानी न्यायालय चाहे तो स्वयं भी उससे प्रतिभूति ले सकता है। किससे? वाद मित्र से, यानी जो वादी के द्वारा वो उपस्थित हुआ है, वादी के लिए वो उपस्थित हुआ है सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए, उससे क्या यहाँ पे क्या किया जा सकता है, अपेक्षा की जा सकती है वो प्रतिभूति दे। प्रतिभूति किस चीज़ की? कि अगर मान लीजिए जो वादी में केस तुला है, अगर हार गया तो उसको जो खर्चा वगैरह लगा है प्रतिवादी को कौन देगा, तो उसके लिए जो संभाव्य जो खर्चे हैं या फिर जो उपगत खर्चा है उसके लिए प्रतिभूति देने का आदेश किया जाएगा न्यायालय के द्वारा। तो दो ही कंडीशन में होगा, या तो न्यायालय स्वयं से कर सकता है या फिर प्रतिवादी के आवेदन पर भी कर सकता है। दो कंडीशन यहाँ पे आ गई प्रतिभूति लेने की, सिक्योरिटी की। अब आता है तीसरा 3 का रूल 3 तो हो गया, हमने वादा संरक्षक के लिए देखा था। अब रूल 3A देखिए, रूल 3A क्या कहता है? अवैध के विरुद्ध डिक्री का तब तक अपास्त ना किया जाना जब तक कि उसके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़ा हो। अब मान लीजिए किसी अवैध के विरुद्ध डिक्री पारित हो गई, सूट इंस्टीट्यूट हुआ और डिक्री पारित कर दी गई किसी अवैध के विरुद्ध, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन है कि जब उसका जो डिक्री हुई है उसको अपास्त की जा सकती हो। कब? जबकि वाद मित्र या वादा संरक्षक के ऐसे प्रतिकूल हित के कारण अवैध के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, यानी कि वो जानबूझकर ऐसा केस लड़े हैं या ऐसा आचरण किया है जिसके कारण अवयस्कों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, तो तभी यहाँ पे उस डिक्री को अपास्त किया जा सकता है। अदरवाइज कोई यहाँ पे रीजन नहीं है कि उसको अपास्त किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही कंडीशन कौन सी है कि यदि वो गलत आचरण करते हैं या गलत कर्तव्य किया जिसके कारण से उनके प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, किस पे? अवयस्कों पर, तो वहाँ पे डिक्री जो हुई है अवयस्क के विरुद्ध उसको अपास्त किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है रूल 7। अब जो इम्पोर्टेंट रूल है वही हम यहाँ पे लेके आए हैं। वाद मित्र या वादा संरक्षक द्वारा करार या समझौता। अब जब यहाँ पे वाद मित्र के द्वारा अवैध के उसमें लाया गया है कि अवैध के बिहाफ पे, तो वहाँ पे क्या है, हो सकता है कि एग्रीमेंट भी हो जाए, कोई समझौता भी हो जाए, करार भी हो जाए आपस में, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। यानी वाद मित्र और वादा संरक्षक मिलकर ऐसा आपसे समझौता नहीं कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं? जब न्यायालय की अनुमति हो, न्यायालय की जब सहमति होगी तभी यहाँ पे कोई समझौता उस मामले में हो सकता है, अदरवाइज कोई समझौता यहाँ पर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है वाद मित्र की निवृत्ति यानी रिटायरमेंट, यानी जो वाद मित्र नेक्स्ट फ्रेंड है वादी की ओर से आया है, अगर उसकी रिटायरमेंट होती है तब क्या किया जाएगा? तो यहाँ पे क्या है कि उसको रिटायरमेंट तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि कोई योग्य नया व्यक्ति ना मिल जाए। भाई अगर उस सूट को इंस्टीट्यूट किया गया है वाद मित्र के द्वारा और वो माइनर है या पागल व्यक्ति है, विकृचित है, तो उसके बिहाफ पे जो वाद मित्र है वो ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकता उस मामले को। तो वहाँ पे क्या किया जाएगा? वहाँ पे एक व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा उसके बिहाफ पे, कोई नया व्यक्ति जो वाद मित्र की तरह उसको सूट को सही तरीके से चला सके, सूट को सही तरीके से वो मेंटेन कर सके, तभी यहाँ पे निवृत्ति उसकी की जाएगी। अदरवाइज पुराने जो वाद मित्र है उसकी निवृत्ति नहीं की जाएगी जब तक कि नया नाम मिल जाए। और नए वाद मित्र की नियुक्ति के लिए आवेदन के साथ एक शपथ पत्र भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब नए वाद मित्र की नियुक्ति की जाएगी तो उसके लिए एक एफिडेविट भी दिया जाएगा। एफिडेविट किस बात का होगा? कि वह व्यक्ति जो नया व्यक्ति आ रहा है वाद मित्र के रूप में, वह व्यक्ति ठीक है और उसका कोई ऐसा हित नहीं है कि जो अवैध के प्रतिकूल हो, ठीक है, अवैध के हितों के प्रतिकूल हो, ऐसा कोई हित उसमें नहीं है, ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तभी उसको नियुक्त किया जाएगा। ऐसा एफिडेविट में आपको बताना होगा, तभी उसकी रिटायरमेंट होगी। उसके बाद आता है नियम 10। नियम 10 क्या कहता है? वाद मित्र का हटाया जाना, यानी कि जो वाद मित्र कैसे हटाए जाएंगे, कब हटाए जाएंगे? जब यहाँ पे वाद मित्र का हित अवैध के हित के प्रतिकूल हो। ठीक है, यानी कि दूसरा है अपना वह कर्तव्य नहीं करता है, यानी वाद मित्र जो ड्यूटी है उसकी करने की वो ड्यूटी करता ही नहीं है, गलत आचरण करने लगा है, जिससे वो जो उसका सूट है वो कमज़ोर होने लगा, वाद उसका कमज़ोर होने लगा है, जिससे उसके हारने के चांसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं, उसके खिलाफ डिक्री पारित हो सकती है वादी के खिलाफ। तो यहाँ पे क्या होगा? उसको हटा दिया जाएगा। तीसरा आता है यदि वाद के लंबन के दौरान भारत के निवास करना छोड़ देता है, यानी सूट तो अभी चल रहा है लेकिन वो जो वाद मित्र के रूप में आया था वो भारत छोड़ कर जाना चाहता है या फिर भारत छोड़ देता है, भारत के भीतर निवास ही नहीं करता, तो
तो उसको हटा दिया जाएगा, नए वाद मित्र की नियुक्ति की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है अवयस्क की ओर से पर्याप्त कारण से हटाए जाने का आवेदन किया गया, यानी कि अवयस्क स्वयं ऐसा आवेदन करता है पर्याप्त कारण से कि जो वाद मित्र है वो सही तरीके से अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है, या फिर जो भी पर्याप्त कारण लगे उसको, उस पर्याप्त रीजन को, जो सफिशिएंट रीजन होगा उसको वहाँ पे आवेदन के साथ देना होगा, तभी उसको हटाया जा सकता है। ये वाद मित्र की कंडीशन हो गई, ठीक है। अब जो रूल 10 था, रूल 10 ये कहता था कि अगर वाद मित्र हटा दिया गया है या उसकी मृत्यु हो गई है, रिटायरमेंट हो गया है, तो क्या किया जाएगा, सूट को क्या कर दिया जाएगा, स्टे कर दिया जाता है, यानी रोक दिया जाता है। ये चीज़ यहाँ पे बताएगा रूल 10 में, हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया है। अब आता है रूल 11। रूल 11 क्या कहता है, वादात संरक्षक की निवृत्ति, हटाया जाना या मृत्यु। यदि मान लीजिए वादात संरक्षक निवृत्ति की वांछा करे, यानी जो वादात संरक्षक जिसको न्यायालय के द्वारा नियुक्त किया गया था वो कहता है कि मुझे इससे रिटायरमेंट चाहिए, मैं आगे सूट को आगे नहीं चला सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वह कर्तव्य अपना नहीं करता, मतलब ड्यूटी सही तरीके से नहीं करता है, या फिर वाद लंबन के दौरान निवृत्त हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, या न्यायालय द्वारा उसको हटा दिया जाता है, तब क्या किया जाएगा, नया वादार्थ संरक्षक यानी कि नया गार्जियन फॉर सूट उसको अपॉइंट किया जाएगा किसी को न्यायालय के द्वारा, और तब तक के लिए उस सूट को क्या कर दिया जाएगा, स्टे कर दिया जाएगा, उस सूट को रोक दिया जाएगा। अब आता है आपका रूल 12। रूल 12 क्या कहता है, अवयस्क वादी या आवेदक द्वारा वयस्क होने पर अनुसरण की जाने वाली चर्या, यानी कि जब सूट इंस्टीट्यूट हुआ था, संस्थित हुआ था, तो वहाँ पे जो वादी या फिर आवेदक था वो अवयस्क था, यानी माइनर था। लेकिन अब क्या हुआ, वह 18 वर्ष कंप्लीट कर चुका है, तो उस सूट का क्या कर सकता है, अब वो यहाँ पे उसका निर्वाचन कर सकता है, इलेक्शन कर सकता है, कि जब वयस्क हो जाए और बाद लंबित हो, पेंडिंग में है, तो वो निर्वाचन कर सकेगा कि जो वाद है वो कि आगे कार्रवाई चलाना चाहता है या फिर नहीं चलाना चाहता। अब दूसरी चीज़ क्या कहता है, अगर वो वाद को चलाना चाहता है तो ठीक है, अगर वाद को नहीं चलाना चाहता है तो क्या करेगा, वो आगे नहीं चलाना चाहता है तो वाद मित्र को उन्मोचन का आदेश करेगा। यही नहीं चलाना चाहता तो अब तब भी आवेदन करेगा कि हमको ये वाद नहीं चलाना है, ठीक है। अगर चलाना चाहता है तो भी यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो वाद मित्र उसकी ओर से उपस्थित हुआ था उसका उन्मोचन करने के लिए, उसका उन्मोचन का आदेश करने के लिए, और साथ ही साथ अपने नाम से वाद चलाने के लिए आवेदन करेगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अगर नहीं चलाना चाहते तब भी आवेदन करेगा, नहीं चलाना चाहते और चलाना चाहता है तब भी यहाँ पे उसको वाद मित्र है उसको उन्मोचन करने का आदेश के लिए ना आवेदन लगाएगा, साथ ही साथ अपने नाम से वाद चलाने के लिए आवेदन करेगा। ये दूसरी चीज़ हो गई। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका जो रूल 14 है। रूल 14 ये लास्ट है जो आपका इंपॉर्टेंट है, अयुक्तियुक्त या अनुचित वाद। यदि जो वादी है, ठीक है, जो अवयस्क है वादी हो, तो वो चाहता है कि जो यहाँ पे जो मामला संचित हुआ है ना, उसके वयस्क होने की बात हो रही है, यानी अवयस्क था, मामला संचित हुआ, जब वयस्क हो गया है उसको लगता है कि जो उसके नाम से जो वाद चल रहा है वो अयुक्तियुक्त है या अनुचित है, उसको खारिज किया जाना चाहिए, तो भी वो आवेदन करेगा और उसको खारिज करवा सकता है। यह आपका रूल 14 कहता है। आगे बस समझ में, ये है आपका जो ऑर्डर 32। अगर अवयस्क है या फिर विकृत व्यक्ति है, उनके द्वारा या उनके खिलाफ मामला संसित करना है तो उसके क्या प्रोसीजर होगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यानी कि आपको वादार्थ संरक्षक और वाद मित्र भी यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि कौन किसके लिए नियुक्त किया जाता है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो अब देखेंगे अपना नया लेक्चर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बाय बाय।